अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ख़ास एक आप समझ लीजिए कि जो नज़र आ रही है स्ट्रैटेजी बीपीटीआई के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है पीटीआई के लिए ये कि उन्हें इलेक्शंस में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा जिस तरह उनका हक बनता है। उनको कैंपेन की इजाज़त नहीं है, उनको उम्मीदवार नहीं खड़े करने दिए जा रहे। तो इसके बाद उनका जो बैट का निशान है उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि वो भी किसी वक्त भी उनसे छिन जाएगा। काफ़ी मुश्किल हालात हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो एक उम्मीद अफजा चीज़ है उसके ऊपर आज बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं इसी मौजू के ऊपर आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँ और फिर कुछ खबरें और अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई के लिए यकीनी तौर पर इस वक्त मुश्किल तरीन हालात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मेरा ख्याल है जब से उसका एक वजूद कायम हुआ है उसके बाद से अब तक मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है। ये इस किस्म के मुश्किल तरीन हालात है कि अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो ये जमात इस वक्त अपने उरूज पर है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है और एक तरह से ये अपनी बका की जंग इस वक्त लड़ती हुई नज़र आ रही है। जो हालात हैं आपके सामने हैं, चेयरमैन, उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके लीडर, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और मुकम्मल तौर पर उनका एक आइसोलेशन का माहौल बना दिया गया है। उनकी कोई बात बाहर ना आ सके, उनकी कोई तस्वीर, कोई झलक बाहर ना आ सके, उनका कोई मैसेज बाहर ना आ सके, कोई अंदर जाकर उनसे मिल ना सके, कोई रिपोर्टर, कोई मीडिया का बंदा, कोई उनके साथ गुफ्तगू ना कर सके। तो बिल्कुल उनको एक आइसोलेशन में रख दिया गया है ताकि वो बिल्कुल बाहर की दुनिया से उनका एक राब्ता मुनक़ता हो जाए और उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। और ये सब करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह बड़ी वाज़ेह है और बहुत ही जिसको कह लें कि ऑथेंटिक भी है, सही है वो वजह। और वो वजह यही है कि उनकी एक झलक या उनका एक मैसेज, उनका एक पैगाम ही इस वक्त काफ़ी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि जितनी मर्जी साजिशें कर रहे हैं, जितने मर्जी बंद बांध रहे हैं, जितने मर्जी प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई कैंपेन करने का हक हासिल नहीं है, ना उनके वर्कर कन्वेंशन होने दिए जा रहे हैं, ना उनके लीडर्स बाहर निकल सकते हैं कि जल्द से जुलूस कर सकें, कोई डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो सकती। उनके लीडर्स इस वक्त बाहर आकर अपने कागजात नामजदगी तक जमा नहीं करवा सकते, या तो वो जेलों में मुक़य्यद हैं या फिर वो रुपोश हैं। तो वो तो इस वक्त ग्राउंड पर आ ही नहीं सकते और अगर कोई बाहर नज़र आता है तो उसको फौरी तौर पर धर लिया जाता है। पंजाब में सूरत हाल इस हवाले से और भी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक उनके लिए सख्त हालात हैं और पाबंदियां हैं कि बस बढ़ती चली जा रही है कम होने के बजाय। तो इन हालात में भी क्वेटा में अगर आप नज़र डालें तो आपको नज़र आता है कि पेशीन में जो आज जलसा हुआ है, बल्कि वर्कर्स कन्वेंशन था जो एक तरह से जलसे का रूप धार गया। अब वहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि वर्कर्स कन्वेंशन में कोई बड़ा लीडर मौजूद नहीं था, कोई वहाँ की ऐसी एमपीए की कोई साबिक एमपीए नहीं था, कोई साबिक एमएनए नहीं था। बिल्कुल एक लोकल उनकी जो लीडरशिप थी वो वहाँ पर मौजूद थी और उस लोकल लीडरशिप की आवाज़ पर भी लोगों ने जिस तरह से लबैक कहा है, वो बिल्कुल एक आपको जलसे का माहौल नज़र आता है। अगरचे वहाँ पर भी जो ज़िले इंतज़ामिया उसने भरपूर तरीके से कोशिश की कि वर्कर्स कन्वेंशन को ख़राब किया जाए, उनका स्टेज वहाँ से हटा दिया गया, कुर्सियाँ उठा ली गईं और मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई कि लोग वहाँ पर पहुँच ना सकें। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हो गए और फिर जब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई इंतज़ामात नहीं है तो उनकी लीडरशिप भी वहीं बैठ गई नीचे ज़मीन पर और वहाँ पर जो मौजूद वर्कर्स थे वो भी वहीं पर बैठ गए और अच्छा खासा वहाँ पर उन्होंने बड़ा एक इज्तिमा करके दिखा दिया। ये एक बिल्कुल बदला हुआ पाकिस्तान नज़र आता है कि जहाँ पर इस वक्त लोग इस वजह से वोट नहीं करने जा रहे कि हमारी सड़क कौन पक्की करवाएगा, कि हमें कौन महंगाई कम करके देगा, या वो ये नहीं सोच रहे हैं इस वक्त उनका जो एक मतमा नज़र है वो ये नहीं है कि उनकी ज़ात बरादरी से कौन इलेक्शन जीत रहा है या कौन हमेशा जीतता आया, हमने उसी को वोट देना है। इस वक्त जो टोटल एक इलेक्शन खड़ा हुआ है
वो प्रो इमरान और एंटी इमरान के ऊपर खड़ा हुआ है। सिर्फ ये एक फ़र्क है जो आपको इस इलेक्शन में नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ये चीज़ है जिसके ऊपर पूरी कैंपेन आपको दिखाई देगी। बाकी जितने मर्जी कोई आके मंशूर सुना दे, जितने मर्जी आपको इस्लाहात के पहाड़े पढ़ के बता दे, जितनी मर्जी गर्दान कर ले कि वो मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने जा रहे हैं, या जितनी मर्जी कोई आके सिविल सुप्रीमेसी की कहानियाँ सुनाए और थीसिस सुनाए, लेकिन असल बात यही है कि इस वक्त वोट पड़ना है तो सिर्फ एक उसकी बुनियाद है, और वो बुनियाद है या प्रो इमरान है वोट या फिर एंटी इमरान है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक बड़ा फैक्टर हो जिसके ऊपर एक वोट पड़ना है। और बलूचिस्तान में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ। बलूचिस्तान में मैं ख़ुद इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोयटा तक या और इस तरह के इलाके जहाँ पर चलिए सोशल मीडिया है, एक लोगों तक पैगाम पहुँचता है, तो आप सोच सकते हैं कि जी वहाँ पर कोई नौजवान मुतहरिक होंगे, वहाँ तक कोई मैसेज जा रहा होगा इमरान खान का। लेकिन हरनाई, पिशीन, इन जैसे इलाकों में आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर उस तरह से एक तो बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है और फिर वहाँ पर उस तरीके की सहूलियात भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मैसेज वहाँ तक भी पहुँचा हुआ है, मैसेज वहाँ तक भी पहुँचा हुआ है। और वहाँ पर भी बग़ैर लीडरशिप के लोग सिर्फ पीटीआई के नाम पर, इमरान खान के नाम पर पहुँच रहे हैं और अपना एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान होके आए हैं, क्या एक होटल में बैठ के आप 4-5 नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझ रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान विन कर लिया? अभी तक तो आप पंजाब भी नहीं बाहर निकल सके, तो आप बलूचिस्तान या सिंध के ख्वाब कहाँ से देख रहे हैं? लेकिन असल ग्राउंड की हकीकत यही है जो इन सब को पता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पता इन सब को भी है कि हकीकत क्या है, और जो इनके चेहरे उतरे हुए हैं, जो एक खौफजदा हैं, जो ये सारी प्लानिंग्स करते फिर रहे हैं, उसकी वजह ही सारी ये है। चुन चुन के सारे ये जो डीसीज और आरओज लगाए गए हैं वो सब एक बाकायदा सोचे समझे प्लान के तहत लगाए गए हैं और उनको प्लान दिए भी गए हैं। अभी आज की खबर है कि इवन मतलब बिल्कुल निचले लेवल तक कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है किस हलके से पीटीआई का, कौन कौन उसका कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है और कौन उनके पोलिंग एजेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा कौन सा वर्कर है जो ज़्यादा इस वक्त प्रोएक्टिव है और हो सकता है इलेक्शन डे पर। हर चीज़ की लिस्टें तैयार हैं और इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें बताया गया कि भाई ये बंदे ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आने, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स आई उसमें ये बता दिया गया है कि भाई जो मर्जी हम कर लें, जितनी मर्जी रिगिंग कर लें, उस दिन इलेक्शन डे पर पॉसिबल नहीं है कि हम पीटीआई को हरा सकें। तो उसके बाद जब ये अब सामने आ चुकी है एक चीज़, तो उसके बाद अब ये तय किया गया कि इन्हें मैदान में ही ना आने दो और उसी के लिए अब ये पूरी तैयारियां की जाए। तो ये जितनी ये जो तैयारी है ये बेसिकली इनका खौफ जाहिर करती है कि इन्हें मालूम है कि ऑन ग्राउंड इस वक्त पोजीशन क्या है, और ये पोजीशन आज आपको बलूचिस्तान में नज़र आती है, जहाँ पर मैं खुद हैरान हो रही थी कि बग़ैर लीडर के यहाँ पर दूर दराज इलाके में भी इस तरह लोग निकल आए हैं और एक उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का इज्तिमा करके दिखा दिया। तो पीटीआई वाले अगर कोई इस बात पे परेशान है कि जी वो इस वक्त कैंपेन नहीं कर सक रहे, या वो अपना मैसेज नहीं दे सकेंगे, या उनको कन्वेंशंस की इजाज़त नहीं है, या वो जलसे नहीं कर पा रहे हैं, या उनके लीडर सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस फिक्र से आज़ाद हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंतखाबी मुहिम ख़ुद इमरान खान साहब चला चुके हैं और बड़ी कामयाबी से चला चुके हैं, और ये उन्होंने उस वक्त चला ली थी जब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। मैं बात कर रही हूँ पिछले साल की, जैसे ही 9 अप्रैल 2022 हुआ है और उसके बाद उन्होंने जो तूफ़ानी किस्म की एक इनिंग खेली है उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। ये मानना पड़ेगा आज ताकतवरों को भी, तमाम सियासी मुखालिफिन को भी, कि पिछले साल जो उनको थोड़ा बहुत ये मार्जिन मिल गया था कि उन्होंने हर तरह के हालात में जलसे करके लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा दिया था, वो आज हर घर में सरायत कर चुका है। उन्होंने सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हब्स में, तूफ़ान में, सैलाब में और रमज़ान में, दिन में, रात में, सुबह में 75 जलसे किए हैं, और पाकिस्तान के हर तूलो अर्ज़ में, छोटे बड़े शहर देहात में, हर सूबे में जलसे करके अपना पैगाम वहाँ पर पहुँचा दिया है, और वो ऐसा पहुँचाया है कि उसके नकूश अभी तक मिटे नहीं हैं। ये कैंपेन इमरान खान पिछले साल चला चुका है, ये चला चुका है इमरान खान हर किस्म की सहरी और इफ्तारी में गुफ्तगू करके, सोशल मीडिया पर सैकड़ों खिताब करके, कितने ही लोगों को इंटरव्यूज़ दे के, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाकर
तलबा से गुफ्तगू करके, ताजरों से मुलाकात करके, उलमा के साथ बैठक करके हर जगह वो अपना पैगाम पहुंचा चुका है। जब ये लोग सोए हुए थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको कहाँ पे रोकें, कहाँ पे टोकें, तो वो अपना काम कर चुका था। पिछले साल इमरान खान ने जो अपनी इंतखाबी मुहिम चला ली है, उसका असर आज ये है कि अब पीटीआई को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। सच बात तो ये है कि अगर कोई थोड़ी बहुत ज़रूरत होती भी तो वो इन कम अकलों ने खुद ब खुद पूरी कर दी है। हर रोज़ एक नई इंतकामी कार्रवाई, हर रोज़ एक नया केस, कभी घर गिराना, कभी कातिलाना हमला, कभी लीडर्स को पकड़ना, कभी ख़वातीन को पकड़ना, बेगुनाह जेलों में बंद करना, तशद्दुद करना, लोगों को अगवा करना, लापता करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाना, ये सब करके हर रोज़ लोगों के दिल में एक नए तौर पर हमदर्दी जगाई गई इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए। तो अब उनको किसी कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं रही। अब बस आप इतना कर लीजिए कि अपने आप को सेफ रखें। सेफ रखकर आप अपनी बेहतरीन तरीके से कैंपेन चला सकते हैं। अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखें। अब एक अहम जलसा सोशल मीडिया पर ये करने जा रहे हैं, वर्चुअल जलसा 17 दिसंबर को, और ये एक बेहतर हिकमत अमली है, बजाय इसके कि आप ऑन ग्राउंड आएँ, मारें भी खाएं, जेलों में भी जाएं और फिर भी मकसद हल ना हो। मकसद क्या है? पैगाम पहुंचाना, और पैगाम पहुंच रहा है जिस भी तरीके से, तो उसको पहुंचा दिया जाए। जो लोग ऑन ग्राउंड जाकर आगे बात कर सकते हैं वो करते हैं और वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आगे जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो सिर्फ यही है कि अपने आप को सेफ रखें इलेक्शन डे तक, और बाकी काम फिर इलेक्शन डे पर इमरान खान का जो पैगाम है वो जो आवाम तक पहुंच चुका है, वो आगे आवाम अब काम अपना खुद कर लेंगे। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। जिसको भी वोट देना है, हक अगेन मैं कहती हूँ कि सिर्फ अवाम का है। अगर आपको PMLN का मंशूर पसंद है, वो पसंद है, आप ज़रूर जाके वोट करें। अगर आपको PTI पसंद है, आप ज़रूर वोट करें। लेकिन इस वक्त वाज़े तौर पर जिस तरीके से PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, उसके नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि अब खुद ये सब लोग एक बंद गली में नज़र आ रहे हैं और PTI ही ग्राउंड में हर तरफ नज़र आ रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो कैंपेन की बात है, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बाकी ये हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ज़्यादातर जो नज़रियाती वर्कर हैं, जो यंग लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो PTI के वकला हैं, उनको टिकट्स देने जा रहे हैं, जो कि एक बेहतर हिकमत अमली है। लतीफ़ खोसा साहब भी अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो ऐलान भी कर देंगे बाकायदा तौर पर PTI में शामिल होने का। ऑलरेडी वो एक TV प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुके हैं। तो बड़े नाम भी आ जाएंगे PTI के पास। सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो कि PTI से अब इलेक्शन लड़ेंगे। और बज़ाहिर नज़र आता है कि इन लोगों को शायद उस तरह से हाथ भी न डाला जाए। जो इनके एक रिवायती कैंडिडेट्स हैं उनको तो हर तरह से रोका जा रहा है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, लेकिन बहरहाल जो ये लोग हैं इनको शायद उस तरह से सख्ती का सामना में भी ना करना पड़े। फवाद चौधरी साहब के हवाले से हिबा फवाद साहिबा जो उनकी एहलिया है, उन्होंने अब वाज़े तौर पर कहा है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मेरा अपना अंदाज़ा भी यही था, मैंने काफ़ी दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि फवाद चौधरी साहब आज़ाद इलेक्शन ही लड़ेंगे, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो ना ही उस तरह से उन्होंने ज्वाइनिंग दी, ना वो उस तरह से एडजस्ट कर सकते थे। अगरचे उनके तरीन फैमिली से अच्छे राब्ते हैं, लेकिन वो एक सियासी आप समझ लीजिए कि सियासी करियर के लिए वो उसको बेहतर ऑप्शन नहीं समझते। तो बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि उनको फिर भी क्या लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं। आज़ाद हैसियत में अगर वो लड़ते हैं और उन्हें खामोश हिमायत अगर PTI की हासिल होती है तो फिर उनका चांस बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो अगेंस्ट PTI कैंपेन करते हैं तो फिर सूरत हाल जो है उनके लिए भी टफ हो जाएगी। तो ये तो एक हमें नज़र आती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको आप मंजर पर देखें तो आपको नज़र आता है कि चीज़ें इवेंचुअली इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं। पहले कुछ खदशात ज़रूर थे, लेकिन अब लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। इस सारे हंगाम ये मत भूलिए कि आर्मी चीफ़ इस वक्त एक अहम दौरे पर अमेरिका में है, और आर्मी चीफ़ का जो दौरा है उसमें जहां बहुत सारे अहम उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हो रही है, वहाँ पर बहुत कंसर्न है जो बाहर के ममालिक भी हैं उनका इस हवाले से कि पाकिस्तान अब इलेक्शन के बिल्कुल करीब है, और ये इलेक्शन कैसा होता है, इसके नतीजे में कौन सी हुकूमत आती है, और फिर ये कि उस हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सेंसिटिव किस्म की बातें हैं। मुझे थोड़ा खदशा ज़रूर है इस बात के हवाले से कि जो ये ख़बरें आ रही हैं, और जो ख़ास तौर पर मिलिट्री अफेयर्स की बड़ी मशहूर और मारूफ मुसन्निफ़ा हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहिबा,
انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کچھ نیا ٹاسک ایسا لگ رہا ہے کہ ملنے جا رہا ہے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے، کہ ایک محدود پیمانے پر شاید کچھ کارروائی کرنی پڑے افغانستان کے اور پاکستان کے جو بارڈرز کے ایریاز ہیں وہاں پر، اور اس طرح کا کوئی مزید آگے اگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان اس میں جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی جو ایک خبر ان کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک کلیئرٹی سے بات آنی چاہیے اور آئے گی بھی شاید، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دورہ بھی ہوا ہے، اس میں پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ جو وزیر دفاع ہے امریکہ کے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جو ان کے اس کے عسکری قیادت ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بھی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت دوبارہ سے دہشت گردی کی ایک ویو ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں کے جو تانے بانے ہیں وہ اکثر جا کے افغانستان سے ملتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کیا کسی نئی وار کا متحمل ہو سکتا ہے، کیا ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی اور نئی کسی جنگ کا شکار ہوں یا کسی بھی طرح کسی شورش کی طرف بڑھیں۔ تو یہ بڑا کیئرفلی ڈیسائیڈ کرنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈالرز تو کافی ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہماری بد امنی کی ایک لہر ہے اس میں اضافہ ہی ہمیشہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کبھی ہم نے امن نہیں دیکھا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اہم پاکستان کے انٹرنل افیئرز ہیں اس کے حوالے سے بھی یقینی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھے گی، اور یہ تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ تمام یہ ممالک کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز کی طرف تو پاکستان کو جانا چاہیے، جانا ہوگا، اگر تو وہ الیکشنز ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں سب کے لیے اور اس کے نتیجے میں ایک اسٹیبل حکومت آتی ہے تو سرٹنلی وہ تمام ممالک اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ایٹامک پاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک آپ کو معلوم ہے لوکیشن ہے جغرافیکل، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو کسی بھی طرح کی شورش ہے یا کسی بھی طرح کی انسرٹنٹی ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے جو اس کے ایلائز ہیں، جو اس کے ایسے اہم ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کو اس میں خاص طور پر انٹرسٹ رہتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور یہاں پر کون سی حکومت ہے۔ تو ایک چیز تو ہمیں نظر آتی ہے کہ امریکہ عمران خان کو تو قبول کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نظر نہیں آتا، اور خاص طور پر اس وقت جو بائیڈن بھی کافی انپاپولر ہے امریکہ میں، تو ان کو بھی اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلانے ہیں، وہ بھی یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا معاملات بنتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی جیتتی ہے، تو کیا وہ پھر آگے حکومت اس طرح سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو اپروول ہے وہ جہاں پر ہمارے اپنے بہت سارے مقتدر حلقوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہیں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی ان کے ساتھ کس کو چلنے میں کمفرٹیبل جو کون محسوس کر رہا ہے اور وہ کس کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے، اور آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ کر جس طرح سے انفولڈ ہوں گی اس سے آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں اس وزٹ میں آرمی چیف کے، اور اسی سے پاکستان کا یقینی طور پر جو فیوچر ہے وہ بھی جڑا ہوگا کہ نیئر فیوچر میں پاکستان میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔